प्रदेश के पालमपुर नगर में एक धनी साहूकार करोड़ी मल अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में पत्नी सहित 4 बेटे और 4 बहुएं थीं। साहूकार की सबसे बड़ी बहू ज्योति चतुर और होशियार थी, जबकि करोड़ी मल के पुत्र और 3 छोटी बहुएं साधारण बुद्धि की थीं। इसलिए करोड़ी मल सबसे बड़ी बहू ज्योति पर सबसे ज्यादा विश्वास करता था। राजमहल में रसोई का सामान करोड़ी मल साहूकार के यहाँ से जाया करता था। एक बार महल में एक बड़ी दावत का आयोजन किया गया और करोड़ी मल को सारी सामग्री भेजने की जिम्मेदारी दी गई। मंत्री करोड़ी मल से, देखो करोड़ी मल, 3 दिवस के बाद महल में एक बड़े भोज का आयोजन है। महारानी ने इस भोज में बनने वाले पकवानों की सूची हमारे रसोइयों को दे दी थी, जिसके अनुसार उसने ये सामग्री की सूची तैयार की है। तुम ये सारी सामग्री महल में भिजवा देना और ध्यान रखना कि किसी भी चीज में कमी नहीं होनी चाहिए, ना तो सामग्री में और ना ही उसकी गुणवत्ता में। जी मंत्री जी, आज तक मैंने कभी आपको शिकायत का मौका दिया है भला? नहीं दिया है, इसीलिए आज भी तुम्हारे पास ये सूची लेकर आया। वैसे कुछ खास अवसर है क्या मंत्री जी महल में, जो इतनी बड़ी दावत की तैयारी हो रही है? हाँ, हमारी राजकुमारी के विवाह की बात चल रही है, जिसके लिए महाराज के करीबी मित्र व पड़ोसी राज्य सोनपति के महाराज अपनी महारानी व राजकुमार के साथ पधारने वाले हैं। अरे, ये तो सच में बड़ा ही खास अवसर है। आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं समय पर सारी सामग्री लेकर स्वयं महल में हाजिर हो जाऊंगा। मंत्री महल वापस चला गया और करोड़ी मल अपने बेटों और नौकरों की सहायता से महल में भेजी जाने वाली सारी सामग्री को एक तरफ रखवाने लगा। करोड़ी मल अपने नौकरों से, देखो, ये सामान हमारी राजकुमारी के ससुराल से आए हुए मेहमानों के लिए भोजन बनाने में प्रयोग किया जाएगा, इसलिए हर सामान को रखने से पहले अच्छी तरह उसकी जांच पड़ताल कर लेना, ठीक है? कहीं कोई गलती ना हो जाए, ठीक है? सेठ जी, आज से पहले क्या कभी हमारे किसी भी ग्राहक ने गुणवत्ता से संबंधित कोई शिकायत की है? नहीं की है, फिर भी ये हमारी ही जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने व्यापार की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए हर सामग्री की बारीकी से जांच पड़ताल कर लें। ठीक है सेठ जी, आपने जैसा हुक्म दिया है सारा काम वैसे ही होगा। नौकरों को भी अपने सामान की गुणवत्ता पर पूरा भरोसा था, क्योंकि जो सामान बाहर से आता उसे पहले साफ सुथरा करके बोरियों में भरा जाता। नगर के सभी लोग करोड़ी मल के द्वारा बिक्री किए जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता की तारीफ करते थे। नौकरों ने सामग्री को रखने से पहले जांच पड़ताल की और सारी सामग्री महल से आई सूची के अनुसार तैयार कर दी गई। सेठ जी, सारी सामग्री महल जाने के लिए तैयार है और गाड़ियों में रख दी गई है। अब ये सामग्री लेकर महल कौन जाएगा? आपने ये तो बताया ही नहीं। आज सामग्री पहुंचाने मैं स्वयं महल में जाऊंगा। हमारा दांत! सब घबराकर राजकुमार की तरफ देखते हैं। क्या हुआ राजकुमार, आप ठीक तो हैं? राजकुमार अपने मुंह से एक टूटा हुआ दांत और एक पत्थर का टुकड़ा निकालता है। उसे देखते ही सोनपति के महाराज गुस्से में, ये क्या है पुत्र? पता नहीं पिताजी, मेरे मुख में ये पत्थर का टुकड़ा आया और जिसे चबाने की वजह से मेरा दांत टूट गया। राजकुमार की बात सुनकर वहाँ उपस्थित कुछ लोगों को हंसी आ जाती है और ये देखकर सोनपति के महाराज और महारानी क्रोधित हो जाते हैं। क्या आपने हमें अपने राज्य में हंसी का पात्र बनाने के लिए बुलाया था?
नहीं नहीं मित्र, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? बस बहुत हो गया। अब हम खुद को या अपने पुत्र को हंसी का पात्र बनते नहीं देख सकते। हम यहाँ से जा रहे हैं। चलिए महारानी, अब हम एक क्षण भी यहाँ नहीं ठहर सकते। नहीं नहीं मित्र, आप हमारी बातें सुने। हमने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। और आप निश्चिंत रहिए, हम ये गुस्ताखी करने वाले को इसकी सजा अवश्य देंगे, और सजा भी ऐसी देंगे कि उसे जीवन भर याद रहे। पालनपुर के महाराज की किसी भी विनती का असर सोनपति के महाराज के ऊपर नहीं पड़ता और वो क्रोध में भरकर अपनी महारानी और राजकुमार के साथ अपने नगर लौट जाते हैं। मंत्री जी, हमने आप सबको सूचित किया था इस आयोजन के बारे में, फिर भी आप सबकी गलती की वजह से आज हमने न सिर्फ अपनी राजकुमारी के लिए एक अच्छा वर, बल्कि अपना एक अच्छा मित्र भी खो दिया है। इसका कारण जो भी है, हम उसे बहुत कठोर दंड देंगे। आप पता लगाइए ये सब कैसे हुआ, और हम कल सुबह राज्यसभा में अपराधी को अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं। ये हमारा आदेश है। यदि आप ऐसा करने में असमर्थ रहे तो इसका दंड आपको भी भुगतना होगा। फिर क्या था, मंत्री ने अपने प्राण बचाने के लिए रसोइयों को पकड़ा। रसोइयों ने अपने प्राण बचाने के लिए साहूकार करोड़ी मल का नाम ले दिया। मंत्री जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये सब न जाने कैसे हो गया, जबकि मैंने अपने सभी नौकरों को हिदायत दे रखी थी। हमें कुछ नहीं पता। ये जिम्मेदारी हमने तुम्हें दी थी और तुम्हारी वजह से ही सब कुछ हुआ है। अगर तुमने स्वयं सामग्री की जांच पड़ताल की होती और अपने सामने जांच कराई होती तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, और आज हम राजकुमारी का विवाह तय होने की खुशियां मना रहे होते। शायद आपकी बात सही है। अगर मैंने जिम्मेदारी ली थी तो मुझे स्वयं अपने सामने सारा काम करवाना चाहिए था। मैं दंड के लिए तैयार हूँ। राज्यसभा में महाराज ने इस अपराध के बदले करोड़ी मल को राज्य से निष्कासित करने का आदेश दे दिया। महाराज ने करोड़ी मल को आदेश दिया कि नगर छोड़ते समय साहूकार करोड़ी मल और उसके परिवार के सदस्य अपने शरीर के वस्त्रों और आभूषणों के अतिरिक्त कुछ न ले जाएं। करोड़ी मल क्या करता, वह विवश था। उसने अपने परिवार को महाराज के आदेश के बारे में बताया और उसी हालत में नगर छोड़कर चलने के लिए कहा। सभी तैयार हो गए। जाने से पूर्व बड़ी बहू ज्योति ने राजा के सिपाहियों से पूछा, क्या हम रास्ते में खाने के लिए कुछ रोटियां अपने साथ ले जा सकते हैं? ठीक है, परंतु सिर्फ रोटियां, उसके सिवा और कुछ भी नहीं। आप सबकी बड़ी कृपा है। बड़ी बहू ज्योति ने आटा गूंथा और उसमें 4 बहुमूल्य माणिक्य छुपा दिए। उस आटे की रोटियां बनाई और उन्हें पोटली में बांध लिया। जब उनका परिवार नगर छोड़कर जाने लगा, तब सिपाहियों ने पोटली की तलाशी ली। उसमें रोटियां देखकर उन्होंने कुछ न कहा। साहूकार करोड़ी मल और उसका परिवार नगर से निकल पड़े। भर की लंबी यात्रा के बाद रात में वे एक नगर में पहुँचे। वहाँ विश्राम के लिए वो एक धर्मशाला में ठहरे। रात भर विश्राम करने के बाद जब वे उठे तो साहूकार करोड़ी मल, तुम सभी अपने अपने आभूषण मुझे दे दो। उन्हें बेचकर मैं खाने पीने की वस्तुओं और वस्त्रों की कुछ व्यवस्था करता हूँ। तब बड़ी बहू ज्योति ने रोटियों में छुपाए माणिक्य में से एक माणिक्य देकर कहा, पिताजी, आपको आभूषण बेचने की आवश्यकता नहीं है। ये लीजिए माणिक्य, इसे बेचकर कुछ धन की व्यवस्था कर लीजिए। उस धन से रहने के लिए घर का बंदोबस्त हो जाएगा और खाने पीने की वस्तुएं भी मिल जाएंगी, और साथ ही साथ आप व्यापार भी प्रारंभ कर सकेंगे। तुम ये माणिक्य अपने साथ ले आई, ये तुमने बहुत अच्छा किया। अन्यथा न जाने हम सबकी क्या स्थिति होती। मैं अभी इस नगर के सबसे बड़े जौहरी के बारे में
जानकारी प्राप्त करता हूँ और उसके पास जाकर इस माणिक्य को बेचकर धन लेकर आता हूँ। तुम सब यहीं पर मेरी प्रतीक्षा करना। करोड़ीमल माणिक्य लेकर सबसे बड़े जौहरी का पता लगाता है और उसे माणिक्य दिखाते हुए कहता है, मुझे ये माणिक्य बेचना है। आप इसका क्या मूल्य दे सकते हैं? कृपया मुझे बताएं। बहुमूल्य माणिक्य देखकर उस जौहरी के मन में लोभ आ गया। वो माणिक्य हथियाने के बारे में सोचने लगा। जौहरी ने साहूकार करोड़ीमल से कहा, ये माणिक्य तो बहुत कीमती है। इसके लिए धन मुझे घर से मंगाना पड़ेगा। मैं अपने नौकर को घर भेजता हूँ, तब तक आप यहाँ आराम से बैठिए। उसने साहूकार करोड़ीमल को एक कमरे में रखी कुर्सी पर बैठने को कहा, जो कच्चे सूत की बनी थी और उस पर एक गद्दा रखा हुआ था। उस कुर्सी के नीचे एक छेद था जो सीधे तहखाने में जाता था। साहूकार करोड़ीमल जैसे ही कुर्सी पर बैठा, कच्ची सूत टूट गई और साहूकार छेद से होते हुए तहखाने में जा गिरा। जौहरी ने फौरन तहखाने का छेद पत्थर से बंद कर दिया और उसके ऊपर पहले के समान कुर्सी रख दी। फिर माणिक्य को तिजोरी में रख दिया। उधर धर्मशाला में सभी करोड़ीमल की प्रतीक्षा करते करते थक गए, मगर वह नहीं लौटा। तब बड़ी बहू ज्योति ने अपने पति को दूसरा माणिक्य देकर कहा, जाओ बाजार जाकर पिताजी को ढूंढो। अगर मिल जाए तो इस माणिक्य को वापस ले आना। यदि न मिले तो माणिक्य बेचकर खाने पीने का सामान और वस्त्र ले आना। ज्योति का पति माणिक्य लेकर बाजार चला गया। वहाँ उसने अपने पिता की तरह ही सबसे बड़े जौहरी का पता लगाया। लोगों ने उसे उसी जौहरी के पास भेजा जिसने उसके पिता को कैद कर लिया था। जौहरी के पास पहुंचकर ज्योति के पति ने माणिक्य जौहरी को दिखाया। सेठ जी, मुझे ये माणिक्य बेचना है। क्या आप मुझे इसकी सही कीमत बताएंगे? लगता है ये भी सेठ के साथ आया होगा। इसे भी उसी जगह पर ठिकाने लगाना होगा। आज का दिन तो बड़ा ही अच्छा है। मुझे बिना दाम दिए इतने महंगे और अनमोल माणिक्य मिल गए। वो भी दो। हाँ, बिल्कुल दे सकता हूँ तुम्हें इनकी अच्छी कीमत। तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो। लालची और धूर्त जौहरी ने उसके साथ भी वही किया जो उसके पिता के साथ किया था, और अब दोनों पिता और पुत्र जौहरी के तहखाने में कैद थे। जब ज्योति का पति भी वापस न लौटा तो उसे चिंता होने लगी। उसने स्वयं बाजार जाने का निर्णय लिया। अपने आभूषण बेचकर खाने पीने की चीजों और वस्त्रों की व्यवस्था कर परिवार वालों को दिया और उनसे कहा, मैं पिताजी और अपने पति को खोजने जा रही हूँ। जब तक मैं वापस न आऊँ, आप सब धर्मशाला के अंदर ही यहीं पर एक साथ रहना। हम में से किसी को भी खोजने बाहर न निकलिएगा। ज्योति ने अपने लिए सिपाही की पोशाक खरीदी और सिपाही का भेष बनाकर वो राजा के दरबार में पहुँच गई। महाराज, मैं एक बहुत गरीब परिवार से हूँ। हमारे पास ना तो जमीन है और ना ही पैसे हैं। घर को चलाना बड़ा ही मुश्किल है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मुझे आप अपने दरबार में सिपाही की नौकरी दे दीजिए। ठीक है, तुम हमारे महल में पहरेदारी का काम कर सकते हो। कुछ दिनों तक सिपाही के रूप में ज्योति ने महल की पहरेदारी की। वहाँ उसे पता चला कि महल के पशुशाला में रोज रात एक राक्षस आकर उत्पात मचाता है। ज्योति राजा के पास जाकर बोली, महाराज, मुझे पशुशाला की पहरेदारी की आज्ञा दे दीजिए। क्या कहा तुमने? पशुशाला? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि पशुशाला में रोज रात को एक राक्षस जाकर उत्पात मचाता है? मुझे पता है महाराज, इसीलिए मैं आपसे पशुशाला की पहरेदारी की आज्ञा मांग रहा हूँ। पहले तो राजा हिचका, पर बाद में उसे अनुमति दे दी। पशुशाला से कुछ दूरी पर जंगल के रास्ते में एक ऊंचे पेड़ पर ज्योति सिपाही के भेष में चढ़कर बैठ गई। रात होने पर उसने देखा कि जंगल की तरफ से एक बड़ा सा भैंसा सींग उठाए महल की तरफ भागा आ रहा है। वो समझ गई कि यही वो राक्षस है।
जैसे ही वो भैंसा उस पेड़ के नीचे से गुजरा जिस पर ज्योति बैठी हुई थी, वो दोनों हाथों में तलवार लिए नीचे कूद पड़ी और सीधे भैंसे के ऊपर गिरी। भैंसे पर गिरते ही तलवार की तेज वार से भैंसे का सिर काट दिया। राजा को जब ये समाचार प्राप्त हुआ तो वो बहुत प्रसन्न हुआ। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने उस राक्षस से छुटकारा दिलाया है जो कई वर्षों से हमें परेशान कर रहा था। तुम्हें इनाम में जो चाहिए वो मांग लो। महाराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो मुझे इस नगर की रक्षा का भार सौंप दीजिए और मुझे अधिकार भी प्रदान कीजिए कि मैं यदि किसी अपराधी को देखूं तो उसे स्वयं दंड दे सकूं। हम तुम्हारी काबिलियत से बहुत प्रभावित हैं, इसलिए आज से हम तुम्हें इस नगर का कोतवाल घोषित करते हैं और साथ ही तुम्हें ये भी अधिकार देते हैं कि तुम किसी भी अपराधी को स्वयं दंड दे सकते हो। कोतवाल बनके ज्योति ने अपने पति और ससुर की खोज प्रारंभ की। उसने नगर के सबसे बड़े जौहरी का पता लगाया और उसके पास पहुंची। नगर के कोतवाल को देखकर अहो भाग्य, जो आप हमारी दुकान में पधारे। कहिए क्या सेवा करो। महाराजा शीघ्र ही राजकुमारी का विवाह करने वाले हैं। उनके आभूषण के लिए हमें सुंदर और बहुमूल्य माणिक्य चाहिए। तुम्हारे पास हो तो दिखाओ। जौहरी ने कई माणिक्य दिखाए, किंतु उनमें वह माणिक्य नहीं था जो ज्योति ने अपने पति और ससुर को दिया था। इसलिए वो उन माणिक्यों को नकारते हुए बोली, कोई ऐसा माणिक्य दिखाओ जो राजकुमारी के अनुरूप हो। ये सब माणिक्य तो तुच्छ जान पड़ते हैं। जी कोतवाल जी, अब मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाता हूँ जो आपको एक नजर में भा जाएगी। ज्योति माणिक्य देखते ही पहचान गई। ज्योति ने सिपाहियों को आदेश दिया, पकड़ लो इस जौहरी को। ये जौहरी नहीं, चोर है। कोतवाल जी, आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने क्या चुराया है? ये माणिक्य तुम्हारा नहीं है, ये तुमने एक साहूकार और उसके पुत्र से छीना है। बताओ तुमने उन्हें कहाँ रखा है? जौहरी समझ गया कि कोतवाल को सब पता है। वो वहाँ से भागने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। फिर ज्योति ने पूरी दुकान की तलाशी ली। तब उसे उस कुर्सी के नीचे पत्थर दिखाई दिया। पत्थर हटाने पर नीचे तहखाने में उसे अपने ससुर और पति अधमरी हालत में मिले। उन्हें वहाँ से बाहर निकाला और तुरंत चिकित्सा उपलब्ध करवाई। जौहरी को राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। कोतवाल बनी ज्योति ने राजा को सारी बात बताई। इस दुष्ट जौहरी को कैद में डलवा दिया जाए। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, परंतु मैं आपको एक सत्य और बताना चाहूँगा। कौन सा सत्य? कोतवाल बनी ज्योति ने राजा को सारा किस्सा बताते हुए सिपाही का वेश हटाकर अपने वास्तविक रूप में आई और हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकती। मैंने ये सारा स्वांग अपने पति और ससुर का पता लगाने के लिए किया था। मुझे क्षमा करें। राजा ज्योति की बुद्धिमत्ता और बहादुरी देखकर चकित भी था और प्रसन्न भी। उसने ज्योति को क्षमा कर दिया और उनके परिवार को अपने नगर में बसने की अनुमति दी। साथ ही साथ नया व्यापार आरंभ करने में भी हर संभव सहायता दी।